गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अक्टूबर 8 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक्स आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। वैसे अगर आप लिस्ट में देखो ना, आपको लग रहा होगा कि टॉपिक आज बहुत ज्यादा है, लेकिन इनमें से कई सारे टॉपिक जो है रिपीटेड है। पहले हम लोग जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात कर चुके हैं, तो ज्यादा उस पर फोकस नहीं करेंगे। कुछ नए टॉपिक हमारे सामने हैं, जैसे ये दलित कन्वर्ट्स वाला है। ये टॉपिक पुराना है लेकिन थोड़ा आपको बताऊंगा, और जो स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस देखने, उनके लिए बिल्कुल नया टॉपिक हो सकता है। यूएस एम्बेसडर ने पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो है विजिट किया है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। थोड़ा बताऊंगा आज आपको आजाद कश्मीर के बारे में। हस्बैंड की ड्यूटी क्या होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में एक बहुत ही जबरदस्त वर्डिक्ट यहाँ पे दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। फॉरेक्स रिजर्व और वाई रूपी डिक्लाइन, ये थोड़े से रिपीटेड से टॉपिक हैं। तो ये तो मैंने वैसे ही इसमें ऐड कर दिए थे, क्योंकि देखिए सैटरडे का दिन होता है ना, आज एक्सप्लेनर सेक्शन तो आता नहीं है, तो उसकी वजह से तो है थोड़े से आज आर्टिकल्स कम हो जाते हैं सैटरडे को। G20 एंड इंडिया, ये भी रिपीटेड सही टॉपिक है, हल्का फुल्का इसके बारे में बात कर सकते हैं। ये अच्छा टॉपिक है, न्यू बुद्धिज्म, अच्छा टॉपिक है, बढ़िया है। मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत काम आएगा आपके, और प्रीलिम्स के लिए भी मैंने यहाँ पे काफी कंटेंट आपके लिए ऐड किया हुआ है। बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर कौन कौन सी साइट होती हैं, कौन कौन सी बुद्धिस्ट ओवरऑल पिलग्रिमेज साइट होती हैं, वो सब मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐड किया है। और यहीं से कुछ एमसीक्यूज भी बेसिकली मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐड कर दिया, तो अच्छा रहेगा ये वाला टॉपिक। तो आज कई सारे टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं रिलीजन से होने वाले हैं, जैसे ये वाला रिलीजन से है, ये वाला रिलीजन से है, एमसीक्यू भी रिलीजन से है। तो जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर वाले पर्सपेक्टिव से भी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक किया करो यार। आजकल व्यूज काफी ठीक ठाक आ रहे हैं, लेकिन आप लाइक नहीं कर रहे हो वीडियो को। तो एक बटन लगता है, एक सेकंड लगता है, और कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा अपनी प्रेजेंस भी दे दिया करो, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस टाइम भी आप देखते हो, तो मुझे कम से कम पता होना चाहिए कौन से ऐसे एस्पिरेंट है जो रेगुलरली एनालिसिस देखते हैं। और वैसे भी टीचर को आप ग्रेड कर सकते हो, जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं वो आप बता सकते हो, जो चीजें आपको बुरी लगती हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपका फीडबैक जरूरी है, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हम आपके लिए इंप्रूव करते हैं। हम एनालिसिस खुद के लिए थोड़ी ना बना रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं। तो आप फीडबैक दोगे, जो चीजें आप कहोगे हम लोग उसको ही इंक्लूड कर देंगे। तो अपना फीडबैक आप जरूर कमेंट सेक्शन में दें। कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो, टाइम लगेगा तो मैं आपको रिप्लाई करता हूं, आपको पता है। खैर आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है भैया, कहता है कि पैनल टू स्टडी सुप्रीम कोर्ट एससी स्टेटस, एससी है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल कास्ट स्टेटस ऑफ दलित्स पोस्ट कन्वर्जन। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री का मतलब होता है पहले। तो देखिए काफी समय से ये डिमांड आ रही थी कि जो 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 आदमी, अगर वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, अगर वो हिंदू है और अगर वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे रिलीजन में, या वो इस्लाम कन्वर्ट होता है या फिर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है, तो क्या उसका एससी स्टेटस रहना चाहिए, क्या उसको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस रहना चाहिए। इसके बारे में जो है काफी समय से डिबेट चल रही है। अभी का प्रोविजन आपको बता देता हूं। अभी तो देखिए हिंदूज के अंदर तो शेड्यूल कास्ट है ही, लेकिन अगर कोई शेड्यूल कास्ट हिंदू है, अगर वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट होता है या वो सिखिज्म में कन्वर्ट होता है, तो उसका कास्ट स्टेटस जो है वो चेंज नहीं होता। मतलब वो बुद्धिज्म सिखिज्म में जाने के बाद भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और वो जो रिजर्वेशन वगैरह मिलता था उसको, वो वहां पे उसको कंटिन्यू रहता है। लेकिन अगर आप इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हो, तो वहां पे एससी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि थ्योरेटिकली ये माना जाता है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में हायरार्की और वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम, जाति सिस्टम नहीं होता है, इसलिए उनको वहां पे नहीं दिया गया है। पहली बात तो इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं है। डिमांड वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद भी वो जो डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट बेसिस पे, वो कंटिन्यू रहता है। ऐसा नहीं है कि भैया अगर आज आप ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कल को आप इस्लाम कन्वर्ट कर लोगे तो तुरंत अगले दिन आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन बंद हो जाएगा। नहीं, अरे रहना तो उसी सोसाइटी में है ना, उसी गांव में रहना है, उसी शहर में रहना है, आपके आसपास के लोग आपको सबको जानते हैं, तो कन्वर्ट वो होता नहीं है। थ्योरेटिकली हो सकता है, प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए डिमांड की जा रही है कि ऐसा उनके साथ भी नहीं होना चाहिए, मतलब उनको भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये बेसिकली कुछ कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे कही है। हालांकि जो हमारा कानून है, कानून इसके बारे में क्या कहता है, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल कास्ट ऑर्डर एक्ट है 1950, शुरुआत में इसके अंदर सिर्फ हिंदू इंक्लूड हुआ करते थे। बाद में क्या हुआ, एक केलकर कमेटी हम लोगों ने बनाई 1955। 1955 उस केलकर पैनल के रिकमेंडेशन पे क्या हुआ, 1956 के अंदर सिखों को इसमें ऐड कर दिया गया। पहले सिख ऐड नहीं थे,
उसके बाद एक और कमेटी हम लोगों ने पाई, हाई पावर्ड पैनल कमेटी बनाई 1883 के अंदर, और फाइनली 1990 में बुद्धिज्म को भी इसमें जोड़ दिया गया। पहले बुद्धिस्ट नहीं थे। तो फिलहाल स्टेटस ये है कि सिख, हिंदू और बुद्धिज्म, ठीक है, ये पूरी बात है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात चली है तो सरकार ने डेफिनेटली अपना पक्ष रखा है। सरकार ने ये कहा कि साहब जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्टेड हैं दलित्स, वो दलित स्टेटस क्लेम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो अनटचेबिलिटी है ना, वो हिंदू रिलीजन और हिंदू रिलीजन की जो ब्रांचेस हैं उनका फीचर होता है, और बुद्धिज्म और सिखिज्म ये बुद्धिज्म की ब्रांचेस हैं, इसलिए इसके अंदर प्रैक्टिस किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, इसलिए हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम है ये बिल्कुल मतलब आउटसाइड इंडिया रिलीजन है, तो इसीलिए जो है वो हिंदुइज्म की ब्रांचेस भी नहीं है, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ये सरकार का कहना। अब जो थोड़ा सा सरकार के ऊपर प्रेशर बना तो सरकार ने बेसिकली एक यहाँ पे 3 मेंबर कमेटी बनाई है, जिसके अंदर प्रोफेसर सुषमा यादव रहेंगी, जो यूजीसी के रिटायर्ड हैं, और एक आईएएस ऑफिसर हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है, रिटायर्ड जज हैं बालाकृष्णा जी। तो उनकी अभी कमेटी बनाई गई है। 1-2 साल के लिए कमेटी थोड़ा सर्वे करेगी, रिसर्च करेगी, फिर रिकमेंडेशन करेगी। रिकमेंडेशन के बेसिस पे फिर जो आगे होगा वो होगा। जैसे पहले बुद्धिज्म और सिख, जब बुद्धिस्ट और सिखों को दिया गया था, उसको भी तो रिकमेंडेशन के बेसिस पे दिया गया था ना। तो कमेटी बनाएंगे, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे रहने वाला है। खैर आगे बढ़ते हैं भैया। जो अभी देखिए नोबेल प्राइज का सीजन चल रहा है ना, अलग अलग लोगों को अलग अलग नोबेल प्राइज मिल रहे हैं। ऐसा ही नोबेल प्राइज दिया गया है पीस को लेके, ठीक है। और मुझे तो ऐसा लगता है पूरी तरह से पॉलिटिकल है, ठीक है। मतलब चले मैं अपनी पर्सनल विचार आपको ज्यादा नहीं बताएंगे, बट स्टिल किसको मिला है? एलिस बेलितस्की और एक रशियन मेमोरियल है उसको मिला है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी ये यूक्रेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसको बेस बना के ही ये नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। क्योंकि अगर आप देखिए पिक्चर में, आप इनको देख सकते हो क्लियरली, ये बेलारूस के बहुत ही प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। हालांकि ये जेल में बंद है काफी समय से, और जेल में बंद है विदाउट ट्रायल, क्योंकि बेलारूस आपको पता है वो रशिया का काफी क्लोज अलाई है। उसके बाद जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल। द ऑर्गेनाइजेशन को 1987 के अंदर जो है इसको फाउंड किया गया था, और रशिया के अंदर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स वगैरह है ना, उनके साथ जो बदसलूकी होती है, जो उनके साथ अब्यूज होता है, उसके बारे में रिपोर्ट वगैरह करता है। और ये सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को 2007 के अंदर इसको फाउंड किया गया था, और यूक्रेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और अभी रशिया यूक्रेन जो वॉर हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग वगैरह ये लोग कर रहे हैं। तो इनको जो है नोबेल पीस प्राइज शेयरिंग बेसिस पे दिया गया है, ठीक है। बस इतना ही करेंगे आज, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार हम नोबेल प्राइज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हर रोज डिटेल करके कोई फायदा नहीं है। अगर थोड़ा सा आपको जानना है तो आप कल या परसों कोई भी डीएनए देख सकते हो, एनालिसिस देख सकते हो, उसमें हम लोगों ने नोबेल प्राइजेस के बारे में अच्छे से बातचीत किया हुआ है, ठीक है जी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इंडिया ऑब्जेक्ट्स टू रिसेंट विजिट ऑफ यूएस एम्बेसडर टू पीओके, ठीक है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर अभी अमेरिका के एम्बेसडर ने विजिट किया है, तो इंडिया ने ऑब्जेक्शन यहाँ पे किया है। थोड़ा थोड़ा आपको कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है क्या? ये थोड़े समय पहले यूएसए की एम्बेसडर, मतलब एम्बेसडर तो नहीं, कांग्रेस की वहां के जो प्रेसिडेंट, अरे वहां पे जो कांग्रेस की जो हेड करती हैं, स्पीकर कह सकते हो, पेलोसी है ना, उन्होंने कहाँ विजिट किया था? ताइवान में विजिट किया था। ताइवान में विजिट किया था, चाइना ने ऑब्जेक्शन किया था। अब भैया वहां की एम्बेसडर जो हैं वो पीओके में विजिट कर रही हैं, तो इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया है। थोड़ा देख सकते ना पैरेलल कहीं ना कहीं। कहाँ विजिट किया है? देखिए ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। इसे पाकिस्तान क्या कहता है? आजाद कश्मीर कहता है, बट दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान क्लेम करता है, ये पूरा इंडिया का पार्ट है। अक्साई चीन विच इज ऑक्युपाइड बाय चाइना फ्रॉम 1962, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अभी वो उसका एडमिनिस्टर करते हैं, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे जाके जो है उन्होंने विजिट किया है, और पाकिस्तान ने डेफिनेटली अपना यहाँ पे ऑब्जेक्शन दर्ज करवाया है। उनका भी कोई ऐसा कोई खास जवाब आया नहीं है। उनका कहना है कि देखो भाई, पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ रिलेशन हमारे अलग अलग हैं, तो हम दोनों को मिक्स नहीं करेंगे एंड ऑल दैट, वो सब चीजें चल रही हैं। थोड़े समय पहले भी आपको पता है F-16 जो प्लेन है, फाइटर जेट है, उसकी भी मेंटेनेंस वगैरह के लिए कुछ पैसा वैसा दिया गया था, उसको लेके भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन यहाँ पे दिया था, ठीक है जी। तो बस ये हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए। जब आप देखिए 1947 में जब इधर से पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट के थ्रू जब
आए थे, कहा जाता है कि वो ट्राइबल लोग थे, बट ऐसा नहीं है। उसके अंदर इंडियन पाकिस्तान आर्मी के लोग भी थे, पश्तून और वो जो है सब, ठीक है, वो लोग आए थे। तो फाइनली यहाँ पे जो है झेलम के रास्ते पे इनको रोक दिया गया था, और जैसे ही इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी इधर से आई, और मतलब एयरफोर्स आई थी, तो ये इसको ही जो है फिर बाद में एलओसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। तो ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर तो नहीं है, लेकिन 1971 में जो लोग इधर से मतलब 47 के बाद से, और फिर बाद में 1971 का जब वॉर हुआ, तो इसको एक तरह का जो है एक स्टेटस को की बाउंड्री एक्सेप्ट की गई है बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। बट अगर क्लेम की बात करते हैं तो इंडिया कहता है कि ये पूरी तरह से इलीगल ऑक्यूपेशन है, पाकिस्तान के द्वारा जो किया गया है, इंडिया का यहाँ पे पार्ट है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे हल्का फुल्का पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम लोग इनके स्टेटस की बात करें तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इनका जो एजुकेशन लेवल है वो पाकिस्तान से थोड़ा सा बेटर है। यहाँ पे इनके एक अलग प्राइम मिनिस्टर होता है, अलग प्रेसिडेंट होता है, हालांकि वो पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर ही पूरी तरह से काम करते हैं। ये कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए थी, बाकी तो इस टॉपिक में कुछ और खास है नहीं। चलिए, एवरी हेल्दी मैन इज ओब्लाइज्ड टू प्रोवाइड फॉर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए, ये मामला थोड़ा सा पुराना है, ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर मामला गया था। वैसे तो मामला हरियाणा का है, फरीदाबाद का है। फरीदाबाद में क्या हो रहा था कि एक हस्बैंड और उसकी वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ, तो उनके दोनों के बीच में हो गया तलाक। हस्बैंड का एक फैमिली बिजनेस हुआ करता था। अब आपको पता ही है कि जो फैमिली कोर्ट के अंदर ये केस गया, फैमिली कोर्ट के अंदर जब केस गया तो फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड को यह कहा कि भाई अपनी वाइफ का मेंटेनेंस दोगे, हर महीने जो है कुछ पैसा दोगे, ठीक है, उनका गुजारा बसर करने के लिए। हस्बैंड ने कहा साहब मेरे पास तो इनकम ही नहीं है। हस्बैंड का एक फैमिली बिजनेस हुआ करता था छोटा मोटा, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, बंद हो गया। तो दुकान थी बेसिकली उसकी, एक दुकान बंद हो गई। तो फिर फैमिली कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं, जब आपके पास काम धंधा नहीं है तो आप मेंटेनेंस वाइफ को मत दो। ये मामला चला गया फिर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि वो जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देगा, क्योंकि उसकी दुकान बंद हो चुकी है, उसके पास खुद ही काम धंधा नहीं है। फिर ये मामला चला गया भैया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो हस्बैंड है उसको अपनी वाइफ को, और जो माइनर चिल्ड्रन है 18 साल से कम है, उसको मेंटेनेंस देनी ही पड़ेगी। उसके लिए चाहे उसको फिजिकल लेबर यानी कि चाहे दिहाड़ी भी क्यों ना करनी पड़े, क्योंकि ये एक सैक्रोसैंक्ट ड्यूटी है, ठीक है, एक ये पवित्र कर्तव्य है एक हस्बैंड का कि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करे, अपनी वाइफ को, चाहे वो एस्ट्रेंज ही क्यों ना हो। इस केस में जो है इनका 2 बच्चे हैं वैसे तो, और ये हस्बैंड है, इसने अपनी वाइफ के ऊपर ये इल्जाम भी लगाया था कि उनका जो बच्चा है वो उसका नहीं है, चाहे आप डीएनए टेस्ट वगैरह करवा लो, और उसने वो उसके साथ चीटिंग कर रही थी। लेकिन उसका डीएनए टेस्ट के लिए जो है फैमिली कोर्ट ने और हरियाणा कोर्ट हाई कोर्ट ने दोनों ने मना कर दिया। खैर, तो ये पूरा मामला चलता है। तो इसमें उन्होंने ये कहा कि हस्बैंड इज रिक्वायर्ड टू अर्न मनी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगर हस्बैंड एबल्ड बॉडी है, मतलब हस्बैंड अगर तंदुरुस्त हैं, हट्टे कट्टे हैं, तो वो अपनी ड्यूटी को अवॉइड नहीं कर सकते। ये एक सैक्रोसैंक्ट ड्यूटी है हस्बैंड को लेके, ठीक है। ये जो है पूरे का पूरा मामला आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब मतलब इन्होंने ये कहा है कि भैया जो आपकी वाइफ जो है वो गरीबी में जीवन नहीं बिता सकती, अगर 1% भी चांस है कि हस्बैंड और वाइफ और उसके बच्चे अगर वो गरीबी में जीवन जिएंगे, तो हस्बैंड की ड्यूटी बनती है कि उनको वो कम से कम कुछ पैसा दे। तो यहाँ पे जैसे 10,000 रुपए वाइफ को दिए जाएंगे और 6,000 रुपए जो है बेटे को दिए जाएंगे। इसकी एक डॉटर भी है, डॉटर को अभी कोई पैसा वैसा नहीं दिया जाएगा, तो 16,000 रुपीज का उनके ऊपर डाला है, ये अपनी वाइफ को और बच्चे को देंगे जब तक वो माइनर है, मतलब 18 साल से कम है। 18 साल के होने के बाद तो वो मेजर हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो ये है थोड़ा सा यहाँ पे मामला। हालांकि इंटरनेट पे अगर आप जाके देखो तो अलग अलग चीजें बोली जा रही हैं इस वर्डिक्ट के बारे में, बट स्टिल दिस इज द केस बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इंडियाज फॉरेक्स, फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो धीरे धीरे जो है स्लाइड मतलब डाउन जा रहा है, ठीक है, टू मोर देन 2 years लो, 2 साल के सबसे नीचे लेवल पे पहुंच गया है भैया हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। कितना पहुंच गया है? अराउंड 532.66 बिलियन डॉलर। 2 साल पहले लगभग 600 बिलियन डॉलर पहुंच गया था, तो थोड़ा डाउन जा रहा है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे हम लोग। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि भैया रुपया जो है वो 80 पार तो कर ही चुका था, लास्ट वीक ही कर चुका था, तो 82.32 हो चुका है डॉलर के कंपैरिजन में रुपया। हालांकि अगर आप यूरो को देखो, अगर आप जापानीज करेंसी को देखो, अगर आप ब्रिटेन की करेंसी को देखो, सारी की सारी करेंसी यार डॉलर के कंपैरिजन में वीक हो रही हैं।
इंडियन रूपी जो है वो दूसरी करेंसी से थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है कंपैरेटिवली। चाहे आप कोई भी करेंसी उठा के देख लो, हांगकांग देख लो, चाइना देख लो, जो मर्जी देख लो, बट स्टिल वीक तो हो रहा है ना। तो रुपी की वैल्यू जो है वो कौन डिटरमाइन करता है डॉलर के कंपैरिजन में, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये कंटेंट नया नहीं है, ये हम लोग पहले 2-3 हफ्ते पहले हम लोग इसको कर चुके हैं। देखिए, हम लोग ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है। ओपन इकोनॉमी का मतलब ये है कि भैया सब कुछ डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलता है, ठीक है। जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी सप्लाई कम होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी सप्लाई ज्यादा होगी उसकी वैल्यू खुद ब खुद कम हो जाती है। सीधी सी बात है। अगर मार्केट में चारों तरफ अगर आपको एप्पल ही नजर आ रहे हैं, हर दुकान पे एप्पल, सड़कों पे एप्पल, कोई एप्पल खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा ना। आप खा खा के परेशान हो जाओगे। तो जब एप्पल की सप्लाई बढ़ जाती है तो सब एप्पल सस्ते में बिकने लगता है, सीधी सी बात है। सो सप्लाई और डिमांड का खेल होता है। अब डिमांड ज्यादा होती है तो कीमत भी ज्यादा होती है, वैल्यू भी ज्यादा होती है। अब समर का सीजन है, गर्मियों का सीजन है। अब भैया समर के सीजन में आप स्वेटर थोड़ी खरीदोगे, जर्सी थोड़ी खरीदोगे, शॉल थोड़ी खरीदोगे, रजाई थोड़ी खरीदोगे। तो गर्मियों में सर्दियों के कपड़े कोई खरीदता नहीं है, डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम हो जाती है तो वैल्यू भी कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही सर्दियां आनी शुरू होती हैं तो कपड़े महंगे होने शुरू हो जाते हैं सर्दियों वाले, क्योंकि डिमांड बढ़ने लगती है। मतलब समझ गए होंगे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये कोई कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। यही चीज जो है वो डॉलर और रुपी के साथ भी होती है, ठीक है, हर करेंसी के साथ होती है। जब डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है, ये डिमांड वाला है, जब डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, तो डॉलर की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। जब रुपी की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है मार्केट में, हर किसी के पास रुपी है, तो रुपी की वैल्यू डाउन हो जाती है, क्योंकि रुपी की सप्लाई बहुत ज्यादा हुई। इसका उल्टा भी होता है भाई। जब रुपी की डिमांड बढ़ जाती है तो रुपी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। जब डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है तो डॉलर की वैल्यू डाउन हो जाती है। सप्लाई अगर बढ़ जाती है तो वैल्यू डाउन हो जाती है, सीधी सी बात है। अब ये होता क्यों है डिमांड और सप्लाई रुपी और डॉलर का? इसके लिए अलग अलग कारण है। जैसे अगर इंडिया में बहुत ज्यादा एफडीआई आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसका मतलब इंडिया में डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, सीधी सी बात है। एफडीआई आएगी तो डॉलर आएगा, और जब डॉलर आएगा तो वैल्यू अपने आप ही डाउन चली जाती है। तो एक करेंसी की वैल्यू जब डाउन आती है तो दूसरी करेंसी की वैल्यू अपने आप ही स्ट्रांग हो जाती है, सीधी सी बात है। और मान लो इंडिया बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट करता है, विदेशों से मंगवाते हैं हम लोग। अब भैया क्रूड ऑयल के तो आपको डॉलर में पे करना पड़ता है, ठीक। अब रुपये में थोड़ी पे करोगे सऊदी अरेबिया वालों को, डॉलर में करोगे ना। जैसे जैसे इंडिया का इंपोर्ट इंक्रीज होता है वैसे वैसे डॉलर की जो है मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि हम डॉलर को बाहर सप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, ठीक है। आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकल टर्म में देखोगे तो आपका ज्यादा समझ में आएगा, रादर देन ये कंटेंट पढ़ने के फिर वो सब करने के। कहानी के तौर पे देखो, आप खुद अपने आप देखो ना। आपका कल को यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, आपका बढ़िया रैंक आ गया, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? है ना। हर कोई आपको पूछने लगा, मीडिया वाले आएंगे, हर कोई आएगा। अभी आपकी वैल्यू ज्यादा नहीं है, क्योंकि एस्पिरेंट बहुत सारे हैं, एस्पिरेंट की सप्लाई ज्यादा है, इसलिए एस्पिरेंट की वैल्यू भी थोड़ी डाउन होती है। लेकिन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं भाई, उनकी सप्लाई लिमिटेड होती है, डिमांड ज्यादा होती है, इसलिए उनकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। तो थोड़ा सा समझो आप चीजों को, ठीक है, कहानी की तरह समझो, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? फॉरेन करेंसी एसेट्स, जैसे मान लो यूएसए की हम लोगों ने ट्रेजरी बिल खरीद रखा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर रखी है, तो वो आती है आपकी फॉरेन करेंसी एसेट के अंदर आती है। गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो हम लोग आईएमएफ के साथ होता है, और जो रिजर्व ट्रांच होता है वो भी हमारा आईएमएफ के साथ होता है। ये सारी चीजें हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर आती हैं, ठीक है। बस इतना ही करना है, बाकी आगे इसमें कुछ नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की इंपॉर्टेंस क्या होती है ये मैंने आपके सेल्फ स्टडी के लिए डाल रखा है कंटेंट, ठीक है। थोड़ा आप इसको सेल्फ स्टडी करोगे, ब्राउनी पॉइंट्स में है। एक तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है उसको मैनेज करने के काम आता है, रुपया स्ट्रांग हो जाता है, क्राइसिस के समय काम आता है। अब श्रीलंका की हालत देख लो क्या है। अगर श्रीलंका के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता तो क्या ये हालत होती? नहीं होती, क्योंकि वो जो चीजें इंपोर्ट करता है भाई उसके लिए बिल चुका सकता था, अभी बिल चुकाने की उसकी औकात नहीं है, तो दिक्कत हो रही है, ठीक है। और मार्केट में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपकी इकोनॉमी के अंदर, नया नया इन्वेस्टमेंट आता है, टेक्नोलॉजी आती है ना, बहुत सारी चीजें आती हैं।
ये 2 क्वेश्चन है, यूपीएससी के क्वेश्चन है ये। तो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी मेंस में, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो। डिस्कस हाउ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड द ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू द मनी लॉन्ड्रिंग, इलैबोरेट मेजर्स टू टैकल द मनी लॉन्ड्रिंग वाला टॉपिक है, इसको थोड़ा आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेके। कमेंट को इसको पढ़िए अच्छे से, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर इसका डालिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे करने की कोशिश किया करें, लेकिन गलत सही पे मत जाया करो यार। कई बच्चे ना ऐसे डरने लगते हैं कि मैं गलत आंसर दूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। कोई आपको जज नहीं कर रहा है, आप खुद अपने आप को जज कर रहे हो। तो दुनिया की परवाह छोड़ दो, गलत सही डजंट मैटर, आंसर दिया करो, ठीक है। अरे गलत आंसर दोगे तभी तो सही आंसर तक पहुंचोगे ना। अगर आप हमेशा सही आंसर देने की कोशिश करोगे तो आप कभी आंसर दे ही नहीं पाओगे। इंडिया कैन लीड G20 ऑन द एजुकेशन, क्लाइमेट एंड द डेट सस्टेनेबिलिटी। देखिए इंडिया, आपको पता है कि G20 एक बहुत बड़ा ग्रुप है, राइट। G20 के अंदर डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री दोनों होती हैं, और जी कंट्री जो है पूरी तरह से डेमोक्रेटिकली काम करता है। तो हर साल G20 की प्रेसिडेंटशिप जो है वो किसी एक कंट्री के पास होती है। अभी G20 की जो प्रेसिडेंटशिप है वो इंडिया के पास आने वाली है। अभी किसके पास है कमेंट सेक्शन में बताओ, मजा आएगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो भाई ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है मिस्टर डेविड, इन्होंने कहा है कि इंडिया के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब G20 की प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास आएगी तो कई सारे मुद्दों पे यहाँ पे बात कर सकता है, जैसे डेथ सस्टेनेबिलिटी, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में इंडिया बात कर सकता है। क्योंकि डेट सस्टेनेबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया ने कई सारी कंट्री के अंदर जो है वो पैसा दिया हुआ है। जैसे श्रीलंका के अंदर हम लोगों ने $4 बिलियन से ज्यादा पैसा दिया हुआ है, बांग्लादेश को दिया हुआ है, नेपाल को दिया हुआ है, राइट। तो इंडिया चाहता, वर्ल्ड में ये G20 चाहता है कि इंडिया जो है इसके बारे में बात करे थोड़ा बहुत। एजुकेशन के अंदर भी इंडिया काफी कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि कोविड की वजह से समझ लो या फिर और क्राइसिस की वजह से समझ लो, कई सारी कंट्री के अंदर जो है एजुकेशन पॉवर्टी इंक्रीज होती जा रही है। 70% से ज्यादा चिल्ड्रन जो है वो डेवलपिंग कंट्री के अच्छे से पढ़ नहीं सकते, ठीक है, किसी टेक्स्ट बुक को। इंडिया जो है एजुकेशन में एक लीडर की तरह यहाँ पे काम कर सकता है, उनकी हेल्प कर सकता है। कुछ कुछ चीजें इन्होंने कही है और कुछ ज्यादा यहाँ पे बात नहीं है। बाकी इन्फ्लेशन, जो ग्लोबल राइजिंग हो रही है, जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, जो सोशल सिक्योरिटी की चीजें हैं जो इंडिया ने कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान किया था, उनके बारे में भी जो है इंडिया दूसरी कंट्री को गाइड कर सकता है। इसके तो आर्टिकल में कुछ खास था नहीं, बस मैंने वैसे ही ऐड कर दिया था इसको। चलिए जी, जो है आज का एडिटोरियल सेक्शन कर लेते हैं एक बार। क्या कहता है, द एंट्रोफी ऑफ नियो बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। नियो का मतलब होता है न्यू, और बुद्धिस्ट मूवमेंट तो आपको पता ही है। पुरानी जो बुद्धिस्ट मूवमेंट थी वो किसके समय में, वो जो है सिद्धार्था के टाइम में, यानी कि गौतम बुद्धा के दौरान आई थी। वो पुरानी मूवमेंट थी। ये नई मूवमेंट है जो कौन लेके आए थे, मिस्टर अंबेडकर जी लेके आए थे, ठीक है। अंबेडकर जी को कहा जाता है न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट के लीडर। पुरानी मूवमेंट के लीडर कौन थे, बुद्धा, यानी कि सिद्धार्थ, गौतम बुद्धा, ठीक है। तो नई मूवमेंट के बारे में बेसिकली आर्टिकल है, पुरानी मूवमेंट का यहाँ पे कोई खास लेना देना नहीं है। थोड़ा सा पॉलिटिकल हो सकता है किसी किसी के लिए, लेकिन मैंने कोशिश किया कि ज्यादा पॉलिटिक्स को हम लोग यहाँ पे अवॉइड करें। मेजर चीजें यहाँ पे निकाली गई है। देखिए हुआ क्या था 1956 में, आपको पता है कि अम्बेडकर जी जो है वो दलित मूवमेंट के बहुत बड़े लीडर थे, ऑफ कोर्स, ठीक है। और दलित के उत्थान के लिए उन्होंने, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम किया। फाइनली 14 अक्टूबर को 1956 को अंबेडकर जी जो है दीक्षणा भूमि नागपुर के अंदर पड़ती है, बाद में इसका नाम दीक्षणा भूमि रखा गया है, दीक्षा भूमि। नागपुर के अंदर एक्चुअली बहुत बड़ा पार्क हुआ करता था। वहां पे अंबेडकर जी ने जो है हिंदुइज्म को त्याग दिया और वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। सिर्फ वही नहीं, उनके साथ साथ कहा जाता है कि 5 लाख के लगभग लोगों ने बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे 1956 को। तब से लेके आज तक हर साल अक्टूबर के महीने में फर्स्ट या सेकंड वीक में वहां पे एक तरह का आप ये समझ लीजिए कि गैदरिंग होती है लोगों की। थाउजेंड्स ऑफ लोग आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, बहुत सारे लोग कन्वर्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में इन्होंने कहा है। बाकी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर जी ने बुद्धिज्म को क्यों चुना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उस समय के बहुत सारे जो है इस्लामिक स्कॉलर्स, बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरी जो है वो अंबेडकर जी को के पास गए। उन्होंने कहा कि सर आप जो है हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाइए, क्योंकि हिंदुइज्म में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। दलितों के साथ जो है अनटचेबिलिटी होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो सारी चीजें होती हैं। तो अंबेडकर जी के पास बहुत सारी चॉइस थी। उन्होंने दुनिया के कई सारे रिलीजन को पढ़ा, समझा। अब ये इतने बड़े स्कॉलर थे, वो इतने बड़े आदमी थे, बहुत बड़े विजनरी थे।
तो उन्होंने सारे रिलीजन को पढ़ने के बाद ये चीज एग्जामिन किया कि बुद्धिज्म जो है उनके लिए और दलित कम्युनिटी के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, ऐसा अंबेडकर जी ने रियलाइज किया। उसके पीछे उनके कई सारे कारण थे। पहला कारण तो ये था उनके पीछे कि भैया जो बुद्धिज्म है ना वो इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट है, इंडियन सिविलाइजेशन की जड़ों से निकला हुआ है। सबसे बड़ा रीजन तो उन्होंने यही बताया। उसके अलावा बुद्धिज्म जिन टीचिंग्स के बारे में बात करता है, जिन वैल्यूज के बारे में बात करता है, वो सोशल हायरार्की के अगेंस्ट में बात करता है, पैट्रियार्कल डोमिनेंस के अगेंस्ट में बात करता है, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करता है। ये बुद्धिज्म की टीचिंग्स हैं। क्योंकि बुद्धिज्म, जब गौतम बुद्धा ने बुद्धिज्म को प्रोपेगेट किया था, बुद्धिज्म को एक वेव जब चली थी, उसके पीछे मेन रीजन क्या था? उसके पीछे मेन रीजन यही था, रिजिडिटी ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के अंदर जो इतने सारे कर्म कांड चल रहे थे, ब्राह्मणिज्म का इतना ज्यादा बोलबाला हो गया था, है ना, सैक्रिफाइस बहुत ज्यादा हो गए थे और डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हो गया था, पैट्रियार्की थी, वो सब चीजें थी, उसके अगेंस्ट में ही तो बुद्धिज्म आया था ना, राइट? तो उन्होंने कहा कि जो बुद्धिज्म की बेसिक वैल्यूज हैं वही दलित लोगों का उत्थान कर सकती हैं, अपलिफ्टमेंट कर सकती हैं। ये इसीलिए उन्होंने बुद्धिज्म को चुना रादर देन अदर रिलीजियंस। ठीक है, इसे कहा गया है नियो बुद्धिज्म, यानी कि नया बुद्धिज्म। नया बुद्धिज्म जो है एक एज ए मास मूवमेंट के तौर पे इसको जो है प्रपोज किया गया था, जिसमें जो अनटचेबल्स हैं, ठीक है, जो दलित लोग हैं, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट दिलवानी है। और नियो लिबरलिज्म के अंदर ये मूवमेंट थी कि भैया ज्यादा से ज्यादा दलित लोगों को कन्वर्ट करवाया जाए, ताकि वो जो है जो सदियों से जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है वो दूर हो जाए। ठीक है, ऐसा प्रोपेगेट किया गया था इनिशियली। तो बुद्धिज्म के जो प्रिंसिपल थे, जो ब्राह्मणिकल इलीट्स हैं, उनके अगेंस्ट में मूवमेंट थी। बट ऐसा हो नहीं पाया जैसा अंबेडकर जी ने सोचा था कि होगा, ऐसा हो नहीं पाया। नियो बुद्धिज्म एमर्ज्ड एज अ मैवरिक फिनोमिना। शुरू हुआ था बहुत जबरदस्त फिनोमिना के तौर पे, लेकिन जो अंबेडकर जी की जो होप्स थी वो फुलफिल एक्चुअली नहीं हो पाई। अभी अगर आप बात करें, इंडिया में बुद्धिस्ट जो पॉपुलेशन है वो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट माइनॉरिटीज है, राइट? जो हिंदू सोशल ऑर्डर था, पैट्रियार्की थी, डिस्क्रिमिनेशन था, हायरार्की थी, कास्टिज्म, जातिवाद वगैरह, वर्णवाद, उसका जो आइडियोलॉजिकल चैलेंज था बुद्धिज्म, वो उसको पूरी तरह से टैकल नहीं कर पाए। अगर आज के समय में आप बात करो, 80% से ज्यादा जो बुद्धिस्ट हैं वो महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं। इवन दलित कम्युनिटी के अंदर भी बुद्धिज्म में कन्वर्ट होना कोई बहुत बढ़िया सॉल्यूशन नहीं माना जाता है। उनका कहना है कि भैया अगर बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो भी जाते हो तो जातिवाद तो तब भी रहता है, डिस्क्रिमिनेशन तो तब भी रहता है, ऐसा तो नहीं है कि तुम एकदम से अपलिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे दलित कम्युनिटी के लोग भी बुद्धिज्म में कन्वर्ट नहीं होना चाहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे रहा है। हालांकि जो नए बुद्धिस्ट वेव आई थी 56 के बाद, जो अंबेडकर जी लेके आए थे, उन्होंने बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया हुआ है, कई सारे फेस्टिवल्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन ज्यादा लोग अट्रैक्ट वहां पे नहीं हो पाए। हाँ, महाराष्ट्र के अंदर जो महार कास्ट है वो काफी ज्यादा कन्वर्ट हो गए हैं। अभी इनिशियली पिछले कुछ 5-10 सालों में जो है मतांग और मराठा कास्ट के लोग भी, जो दलित हैं, वो आना शुरू हुए हैं न्यू बुद्धिज्म में, बट बहुत ज्यादा पॉपुलर एक्चुअली नहीं हो पाया। और कुछ पॉपुलर हुआ है तो महाराष्ट्र में, नॉर्थ इंडिया में तो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं हो पाया। अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में, बिहार में, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे बीएसपी को देख लो, बसपा को देख लो, ठीक है, बसपा ने या बीएसपी ने या दूसरी जो कास्ट पार्टीज रही हैं नॉर्थ इंडिया में या उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वगैरह में, ये महात्मा बुद्ध को ऐसे आइडियलाइज तो करते हैं, अंबेडकर जी को आइडियलाइज करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इस बात पे जोर नहीं देते हैं कि बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ जाए। इनके पॉलिटिकल लीडर्स खुद बुद्धिज्म में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, तो इसीलिए जो है आम जनता के बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी होती भी नहीं है। उसके अलावा अगर आप वेस्ट बंगाल को देखो, उड़ीसा को देखो, पंजाब में देखो, जहां पे मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल कास्ट है, वहां पे भी बुद्धिज्म में ज्यादा कन्वर्ट होने को ज्यादा दलित खुद कन्वर्ट नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। उसके अलावा जो नए कन्वर्टेड हुए हैं बुद्धिज्म में, उनको विदेशों से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है। ठीक है, जैसे जापान से, श्रीलंका से, म्यांमार वगैरह से जो लोग इंडिया में आते हैं, तो हमारे जो बुद्धिस्ट कन्वर्टेड हैं, ठीक है, न्यू बुद्धिस्ट जिनको कहा जाता है, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं वो लोग। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। एक और रीजन है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, जो सरकार है इस समय, जो सरकार है उसका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, मतलब सोचने की बात है, अंबेडकर जी ने बुद्धिज्म क्यों अपनाया? ताकि जो ब्राह्मणिकल इलीट है, या फिर आप ये कह लीजिए जो
जो सोशल ऑर्डर था हिंदुइज्म के अंदर उसको अपोज किया जा सके, यही इसीलिए तो अपनाया था ना। लेकिन अभी समाज में उल्टा हो रहा है। इस समय जो सरकार है वो खुद बुद्धिज्म कल्चर को इतना ज्यादा प्रमोट करती है, समझ रहे हो। एक तरफ अभी जो सरकार चल रही है उसको माना जाता है राइट विंग सरकार, कि भैया वो तो हिंदुइज्म को प्रमोट करती है, ब्राह्मणिकल एलिट को प्रमोट करती है, एक तरफ तो ये माना जाता है। दूसरी तरफ यही सरकार खुद बुद्धिज्म कल्चर को भी प्रमोट कर रही है, समझ रहे हो ना। तो ये जो आर्गुमेंट दिया जाता था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, ठीक है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कॉन्शियसली एफर्ट करते हैं कि जो विदेशों में जाते हैं, चाइना, नेपाल, म्यांमार, जापान वगैरह में, वो हमारी बुद्धिस्ट हिस्ट्री के अंदर बहुत प्राउड फील करते हैं। तो बुद्धिज्म मूवमेंट का जो पूरा पर्पस था न्यू बुद्धिज्म मूवमेंट का अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म, वो पूरा खत्म हो गया ना, उसको नलीफाई कर दिया गया। इवन 2017 में मोदी जी ने जो है दीक्षा भूमि के अंदर भी वो गए थे, सोच रहे हो। एक तरफ तो मोदी सरकार के ऊपर, मतलब हम लोग राइट विंग की बात कर रहे हैं, किसी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तो सरकार के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि भैया वो ब्राह्मणों की सरकार, ब्राह्मण एक एज ए कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ब्राह्मण एकदम इलीट क्लास की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। एक तरफ तो कहा जाता है कि वो जो है काफी रिजिड हैं, ठीक है। एक तरफ तो कहा जाता है कि वो ब्राह्मण इलीट को सपोर्ट करते हैं, एक तरफ तो कहा जाता है कि वो काफी कंजर्वेटिव हैं, दूसरी तरफ वही बुद्धिज्म को सपोर्ट भी कर रहे हैं, जबकि बुद्धिज्म की शुरुआत ही हुई थी उसको अपोज करने के लिए। तो इसकी वजह से भी जो नियो बुद्धिस्ट जो मूवमेंट है इंडिया में वो वीक हो गया है, क्योंकि सरकार जो वो लोग चाहते थे वैसा होने, इवन बुद्धिस्ट सर्किट, ये सरकार ने खुद प्रपोज किया है बुद्धिस्ट सर्किट। तो सरकार का कहना है कि जो बुद्धिज्म है वो हमारा इंडिक सिविलाइजेशन का पार्ट है, राइट। हिंदुत्व जो ग्रुप है वो भी कहते हैं कि बुद्धिज्म जो है वो, और इवन जो लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हैं उनको अपोज नहीं किया जाता है। अगर आप देखो इंडिया में किस तरह का माहौल है, अगर कोई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है, इस्लाम में कन्वर्ट होता है, उसका चारों तरफ से विवाद शुरू हो जाता है। लेकिन कोई बुद्धिज्म में कन्वर्ट होता है ना, कोई विवाद नहीं होता है, क्योंकि माना जाता है कि तो बुद्धिज्म इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो ये कुछ जो माहौल बन रहा है उसकी वजह से भी नियो बुद्धिज्म जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी वीक हो गई है, ठीक है। ये इस एडिटोरियल का आर्गुमेंट है, आपका आर्गुमेंट थोड़ा अलग हो सकता है, डजंट मैटर, बस इसके अंदर थोड़ा सा आर्गुमेंट यही दिया गया है। बुद्धिस्ट सर्किट क्या होता है मैं आपको बताता चलूं। देखिए बुद्धिस्ट सर्किट है, ये आपसे यूपीएससी में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। बुद्धिस्ट सर्किट का मतलब ये है कि जो महात्मा बुद्ध जी थे, ठीक है, उन्होंने जहां जहां पे यात्रा की है उन सभी जगहों को एक सर्किट के रूप में जो है सेटअप किया गया है, ताकि लोग वहां पे जाके पिलग्रिमेज कर सकें। यूजली लोग यहाँ पे पैदल यात्रा करते हैं, जैसे लुम्बिनी में बुद्ध जी पैदा हुए, फिर वो कुशीनगर में गए, वैशाली में गए, राजगीर में गए, बोध गया में उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, सारनाथ में गए, श्रावस्ती में गए, ठीक है। ये कुछ ऐसी जगह है जहां पे बुद्धा ने अपने जीवन में यात्राएं की थी। इस बुद्धिस्ट सर्किट को जो है एस्टेब्लिश किया गया है सरकार के द्वारा, और यहाँ पे कई डोमेस्टिक एयरपोर्ट और 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ पे स्थापित किए गए हैं, ताकि विदेशों से लोग जो है यहाँ पे आ सकें। बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल और वो सब यहाँ पे जो है सेटअप किया गया है, इसे कहा जाता है बुद्धिस्ट सर्किट। ये कुछ लोकेशंस हैं जो बुद्धा के जीवन से रिलेटेड थी। ऑलरेडी यूपीएससी में यहाँ पे 2-3 बार प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है, जैसे लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, राजगिरी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वैशाली और कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर में उनको जो है महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी कि उनकी डेथ तो नहीं बोलते, इतने बड़े इंसान कभी मरते नहीं है, लेकिन निर्वाण का मतलब ये होता है कि जो इंसान भी जिंदा होते हुए भी निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, उसे उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा यूपीएससी में ऑलरेडी सवाल पूछे जा चुके हैं, तो 2 क्वेश्चन आपको देके जा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंसेट इंडिया द फॉलोइंग वाज द कॉमन टू द बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द बेस्ट द कांसेप्ट ऑफ निर्वाणा इन द बुद्धिज्म। 2 क्वेश्चन प्रीलिम्स के लेके देके जा रहा हूं, आपको करना है। उसके अलावा बुद्धिज्म के बारे में मैंने सेल्फ स्टडी के लिए आपके लिए कंटेंट यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, थोड़ा आप इसको जाके पढ़ सकते हो। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, अगर आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में, वैसे ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, लिख सकते हो मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। क्वेश्चन मैं दे देता हूं, अगर आपको समय मिले तो इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि डिस्पाइट बीइंग द लैंड ऑफ origin of Buddhism,
it has declined in India over a period of time. ठीक है, डिस्कस द रीजंस, मतलब इंडिया में बुद्धिज्म डिक्लाइन क्यों हो गया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट बुद्धिज्म वाज ओरिजिनेटेड, प्रोपेगेटेड एंड एक्सपेंडेड इन इंडिया। ठीक है, ये रीजंस आपको बताने हैं, कुछ रीजन मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप थोड़ा देख लेना। पहली बात तो है भाई कि पैट्रोनाइजेशन खत्म हो गया था। उससे पहले क्या था, जैसे अशोका, जितने सारे जो रूलर्स हुआ करते थे वो बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे, बाद में सपोर्ट खत्म हो गया। फिर बाद में जो हिंदुइज्म के अंदर भी कुछ रिफॉर्म हो गए, लैंग्वेज का भी बड़ा दिक्कत हुआ यहाँ पे, इन्होंने बाद में संस्कृत को अडॉप्ट कर लिया बुद्धिज्म ने, जिसकी वजह से आम लोगों से थोड़ा दूर हो गया, वो सब चीजें। बाकी और भी कई सारे रीजंस हैं, आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप दे सकते हो, अपना आंसर आप जाके लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने इस टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया है बुद्धिज्म के ऊपर, क्योंकि यहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में। आई होप आपको मजा आया होगा, मजा आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक किया करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।